हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सॉल्युबिलिटी के बारे में और आपको वहाँ पर बताया गया था कि विलेयता निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा होती है जो किसी दिए गए विलायक में घुलाई जा सके। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे और आपको वहाँ पर यह भी बताया गया था कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 होते हैं, जहाँ पर आपको बताया गया था पहला ताप, दूसरा दाब और तीसरा विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ये 3 चीज़ आपको वहाँ पर बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को समझेंगे, यानी कि ठोसों की द्रव में विलेयता के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि सभी ठोस किसी दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सभी ठोस किसी दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी बताऊंगा, तो यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है सभी ठोस किसी दिए गए द्रव में नहीं घुलता। और एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नमक एवं चीनी जल में घुलनशील होता है, और आप लोग भी देखे होंगे, घर पर भी देखे होंगे कि नमक एवं चीनी जल में घुल जाता है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें नमक एवं चीनी की, तो नमक एवं चीनी जैसे जल में घुल जाता है, ठीक है, वैसे अगर जल में नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन को घुला जाता है, जब जल में नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन को घुला जाता है तो वो जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, और मैं अगर आगे बात करूं कि नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन, मैं यहाँ पर लिखना भी चाहता हूँ। ठीक है, नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन जल में नहीं घुलता है और बेंजीन में घुल जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। इन सभी चीज़ों को जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि नमक एवं चीनी जल में घुलनशील होता है, जबकि नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन जल में घुलनशील नहीं होता है। वहीं बेंजीन में नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन घुल जाता है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को एक वाक्य के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, और किस प्रकार समझा जा सकता है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ठीक, तो जो मेरा वाक्य है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा वाक्य है वो कुछ इस प्रकार से है, लाइक डिजल्व्स लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि समान समान को घोलता है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? तो इस वाक्य के मतलब की अगर बात किया जाए तो यह कहना चाहता है कि जो पोलर सॉल्वेंट है, यानी जो ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट मतलब ध्रुवीय विलायक, जो ध्रुवीय विलायक है वो अपने अंदर सिर्फ ध्रुवीय विलेय को ही घुला सकता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को ही घुला सकता है। और आप दूसरे नंबर पर यह लिख सकते हैं कि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को ही घुला सकता है। मेरी बात समझ में आ गया? यानी ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घुलाएगा। और दूसरा आप खुद से लिख लीजिएगा, इसमें केवल थोड़ा सा चेंजिंग करना है क्योंकि मेरे मोबाइल पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग दूसरा अपने से, ध्यान रहे आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, दूसरा अपने से आप खुद से लिख लीजिएगा, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को ही घुला सकता है। दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझिए तो जैसे हम लोग नमक की बात करें तो ये नमक जो होता है वो मेरा कैसा होता है? नमक मेरा होता है अध्रुवीय। कैसा होता है बाबू? सॉरी, नमक ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय। ठीक है, नमक होता है ध्रुवीय। और जल जो होता है, जल वो भी कैसा होता है बाबू? जल भी होता है ध्रुवीय। ठीक है, तो देखिएगा ये नमक भी आपका क्या हो गया? ध्रुवीय, और आपका जल भी कैसा हो गया? ध्रुवीय। तो यहाँ पर ध्रुवीय और ये भी ध्रुवीय, यानी नमक एवं जल दोनों के दोनों ध्रुवीय हैं, अतः ये दोनों आपस में क्या है? घुलनशील हैं। ये आपस में क्या है बाबू? घुलनशील है। मैंने अभी आपको बताया है कि समान समान को घुलता है। ये ध्रुवीय तो आपका ये भी कैसा है? ध्रुवीय है, अतः ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे में घुलनशील होंगे। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर नमक, जैसे कि मैंने आपको बताया नमक यहाँ पर कैसा है, ध्रुवीय है, ठीक है। अगर मैं नमक ले लूँ और इधर मैं ले लूँ आपका केरोसिन तेल, आप तो नाम सुने ही होंगे, केरोसिन ले ली, केरोसिन तेल, ये केरोसिन तेल जो है वो कैसा है, अध्रुवीय। ये कैसा है बाबू, अध्रुवीय। तो यहाँ पर एक है आपका ध्रुवीय और दूसरा कैसा है, अध्रुवीय। एक है आपका नमक जो है वो आपका कैसा है, ध्रुवीय है। और वहीं आपकी अगर बात करूँ केरोसिन तेल की, तो केरोसिन तेल कैसा है बाबू, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये कैसा है, अध्रुवीय है। तो क्या ध्रुवीय की दोस्ती अध्रुवीय से हो सकती है, नहीं ना हो सकती। तो ये क्या हो जाएंगी, अघुलनशील होगा। आप कितना भी बुद्धि लगा लो, आप इन दोनों को कभी मिलन नहीं करा सकते। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करने वाला हूँ कि जब किसी ठोस को हम लोग द्रव्य में घुलाते हैं तो वो कौन कौन सा कारक है जो ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित कर सकता है। तो आइए आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाला कारक। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि ठोसों की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ठोसों की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला कारक आपको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर, और दूसरा जो आपका कारक है वो क्या है, प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार से ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करता है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, टेम्परेचर। तो हम यही बता रहे थे कि यदि देख रहे हैं कि यहाँ का ताप किस प्रकार से ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप विलायक में घुलाए और यदि जैसे ही विलय को विलायक में घुलाए और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही हो, ऊष्माशोषी अगर प्रोसेस है, अगर विलय को विलायक में घुलाने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, ठीक, तो उस केस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये जो नियम है ये लेय-सितलाय नियम के अनुसार है, ठीक है। ये किसके नियम के अनुसार है, लेय-सितलाय नियम के अनुसार है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यदि विलय को विलायक में घुलाने की प्रक्रिया यदि ऊष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाओगे तो विलयता भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूरिया खाद को हाथ में लेकर के और पानी में डालोगे तो देखना आपका हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यानी यह प्रोसेस कैसा है, ऊष्माशोषी है। अगर ऊष्माशोषी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका विलयता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आप यदि रसगुल्ला खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, रसगुल्ला शोषी हैं, तो अगर आपको रसगुल्ला और ज़्यादा दिया जाएगा, रसगुल्ला का अवशोषण कर रहे हैं, रसगुल्ला शोषी हैं, ठीक है, तो रसगुल्ला शोषी हैं, तो उस केस में अगर आपको ज़्यादा रसगुल्ला दिया जाएगा तो आप और ज़्यादा काम करोगे क्योंकि आप खुश हो, आपको रसगुल्ला तो पसंद है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है कि ऊष्मा शोषी है, यानी इसको ऊष्मा पसंद है, और यदि उसको ऊष्मा पसंद है, ऊष्मा मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसकी विलयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ केस 2 के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अगर केस की बात करें, केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 देखें तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि विलय को विलायक में घुलाने की प्रक्रिया यदि आपका क्या हो, ऊष्माक्षेपी हो। मैंने यहाँ पर फिर भी बोल दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यदि विलय को विलायक में घुलाने की प्रक्रिया यदि ऊष्माक्षेपी हो, केस 2 में है ऊष्माक्षेपी हो, तो ऊष्माक्षेपी हो यानी कि जैसे ही आप विलय को विलायक में मिलाए और वहाँ से एनर्जी उल्टा आपको देने लगे, यानी उसको एनर्जी पसंद नहीं है, टेम्परेचर पसंद नहीं है, ऊष्मा पसंद नहीं है, और उसके इसमें उसको ऊष्मा पसंद ही नहीं है, और आप
उल्टा क्या कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है वरीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लीजिए आप रसगुल्ला खाते ही नहीं हैं, ठीक है, और आपके पापा जी और 4 रसगुल्ला ला कर दे दिए, ठीक है, तो आप गुस्सा से क्या कीजिएगा और पढ़ाई को क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। बिल्कुल वही बात है, यदि आपको उष्मा पसंद ही नहीं है तो उष्मा, जाहिर सी बात है आपको उष्मा पसंद नहीं है तो आप उष्मा बाहर निकालिएगा, यानी आपका प्रोसेस उष्मा क्षेपी है। और उस केस में अगर आपको उष्मा पसंद नहीं है और कोई उष्मा देने लगे, इसका मतलब कि ताप देने लगे, तो जाहिर सी बात है आपकी वरीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर किस प्रकार से ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करता है, ठीक है, और वो मेरा लास्ट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि दाब किस प्रकार से ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करता है। तो हम आपको बता दिए कि आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं कि ठोस एवं द्रव्य दोनों पर ही दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ठोसों की, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं आप, आराम से लिख लीजिएगा कॉपी में, अतः ठोसों की द्रव्य में विलयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ठोसों की द्रव्य में विलयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप ध्यान देंगे। और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आपका टॉपिक ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठोसों की द्रव्य में विलयता टॉपिक हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर समाप्त कर दिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहिए, और जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की है आप उसको वन बाई वन करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे से जरूर जाकर देखेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया है, वहाँ पर आपको बताया गया था। और हाँ, आप एक चीज़ और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं, ताकि हमको भी पता चलना चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता अपनाया जाएगा। कोशिश कीजिए कि इससे समझ में आ जाए, अगर नहीं आए तो हमको बताना ज़रूर, ठीक है, मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।